दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे YouTube के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक नए विचारों के साथ, नई जानकारियों के साथ कि निषाद वंश के जो है कि 16 जनपद हुआ करते थे और जनपद की राजधानी कौन कौन सी थी, ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि इन जातियों से कौन कौन सी जातियाँ फूटी है, निकली है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था। और जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहाँ से 16 जनपद जो है निकला। इसमें 16 जनपद जो है हम आप लोगों को बताएंगे। पहला जनपद जो था अंग था, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा बज्जी और छठवां मल, सातवां चेदी, आठवां वंश, नौवां कुरुवंश, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां असंग, 14वां आवंती, 15वां गंगाधार और 16वां कंबोज। ये जो था, और हमारे प्राचीन में, हमारे जो है कि प्राचीन काल जो हम लोग थे, जो हमारा जो सिस्टम था, जो चीज़ें थी, प्राचीन काल में हमारे देश का कोई सर्वमान्य नाम नहीं था, न तो कोई विशाल साम्राज्य था। देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में क्षेत्र के निवासियों में अपने अपने बस्तियों के समूहों को अलग अलग नाम रख लिया था। दोस्तों, ये मैं आपको विचार बस बिल्कुल विस्तार से जो है 16 जनपद जो था, निषादों का बहुत बड़ा जनपद था, मैं बताना के लिए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, बताऊंगा, जितना तक हो सकेगा मुझे बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हैं यूट्यूब पर हैं, इसको आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके इसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको ये नई नई वीडियो मिलता रहे। तो आइए, मैं ये पहला अंग जो है अंग जो है 16 जनपद में पहला अंग था। और ये जो है ये बौद्ध काल में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था, परंतु बाद में मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। इसलिए पाली त्रिपटी के अंग और मगध के साथ अंग मगधा नाम से उल्लेखित किया गया है। ये जो है ये टोटल निषाद वंशावली है। पूर्व बिहार का भाग था, जिसका मुख्य नगरी चंपा थी, आज भी चंपा है, जो वैभव तथा व्यापार का केंद्र था। चंपा नगरी के पुष्करणी के निकट तथागत बुद्ध ने एक प्रवास व्यतीत किया था। अंग और मगध राज्य को चंपा नदी विभाजित करती थी, जो आज भी वो नदी है। त्रिपिटक के अनुसार यह महाजनपद के मुख्य नगर चंपा, भदिया, अशोकपुर तथा अपाड़ थे। दोस्तों, ये सब टोटल जो है ये था। राहुल कीर्तन ने कोसी नदी के पश्चिम तट तथा गंगा नदी के उत्तर के अंगतुर प्रदेश था। क्या था? अंगतुर प्रदेश था। तो आधुनिक बिहार में जनपद भागलपुर तथा मुंगेर जिले के भाग इसमें सम्मिलित थे। दूसरा ही मगध राज्य के सत्तात्मक शासन प्रणाली थी। मगध राज्य के गंगा तथा दक्षिण में सोन नदी बहती थी। इससे दक्षिण में विंध्याचल के पहाड़ियों तथा पूर्व में चंपा नदी थी। इस राज्य की राजधानी राजगिरी थी, जो वैभव, विपुल, पांडव, गृहकूट तथा ऋषिगिल जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये मैं आप लोगों को बड़ी विस्तार से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो ये जो है सारी वंशावली को आपको सिस्टम में मिलेगा, जो कि आप देखेंगे। मैं आप लोगों को एक चित्र में दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सब पूरी वंशावली है। अब वंशावली जो समस्त जो है शाक्यवंशी, राजा सम्मत, रेज, वरोज, कल्याण,
वरकरण मध्यांता उपेक्षा चर अचर मरवादेव राजा वोकाक इच्छाउक, जो कहते हैं इच्छाउक से जो है वंश चला। अभी आप देखेंगे जो है कि अयोध्या की नगरी का वंशावली मिलाएंगे तो इच्छाउक मिलेगा, जो कि ये प्रमाण के साथ है पेश हो रहा है, जो है कि आप लोगों को देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा। और इस जो है सामाजिक जो स्थिति की संख्या की दृष्टि से शाक्य तथा कोली गणराज काफी महत्वपूर्ण थे। शाक्य और कोली गणराज बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों ये सब जानकारी आज जो है इस वंश के लिए है, जिस वंश के राजा रहा करते थे, चक्रवर्ती सम्राट रहा करते थे, और आज इस वंश का जो है पतन हो गया। और इस पतन के कारण जो है इस समाज के लोग हैं, जो कि 16 जनपद में इनका राज था। यहाँ से लेकर के आपको आगे जो है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से लेकर के आपको बर्मा, सिंगापुर, रंगून, कंबोडिया, ये सब जो है ये 16 जनपद के अधीन आता था। और ये जो निषाद वंश की टोटल शासन कभी हुआ करता था, लेकिन इस वंश का पतन जो हुआ ये अपने अस्तित्व से दूर हो गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब बाहर से कुछ लोग आए, आक्रमणकारी आए, तो इनके पास तीर धनुष था उस टाइम पर, और वो लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। एक राजा दूसरे राजा के साथ नहीं जाते थे। और जो आक्रमणकारी जो आए वो बड़े समूहों और गुटों में आए, और उन लोगों ने इन लोगों को मार करके इनके जो है राज को छीन लिया। छीनने के बाद इनको वहाँ बेदखल कर दिया, और धीरे धीरे घुमंतु जातियाँ बन गई। और उसके बाद जहाँ जहाँ बसे, ये आप लोग देखेंगे इस समाज के लोग जहाँ जहाँ बसे हैं, नदी, नाव, जंगल, पोखरा, तालाब, ऐसी जगहों पर बसे हैं, क्योंकि इनका मुख्य जो साधन था वो नाव का साधन था। ये जो आने जाने के लिए इनके लिए सिस्टम था, और इनको जो खदेड़ दिया गया उस जगह पर जाकर बसे जहाँ कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी अपने साहस और हिम्मत पर डटे रहे, और इन लोगों ने क्या किया, उसी जगह से अपना रोजी रोटी को स्टार्ट किया, और उसी जगह से ये लोग जो है चले। तो दोस्तों ये जानने की ज़रूरत है, ये पहचानने की ज़रूरत है कि प्राचीन काल गणराज्य क्षेत्र में आधुनिक काल में अनेक जिम्मेदारियां रहती थी। बानर सिंघा कला पास बड़हर सिसवा, राजपुर, मुंडली, अजगरा, आज इस अतिरिक्त लक्ष्मीपुर के निकट बरगदही, बेलासपुर चौक, बेलभरिया, बरवापट्टी, बागापार था। महाराजगंज के उत्तर पूर्व तहसील सदर, निचलौल, सिसवा, घुगौली के क्षेत्र सम्मिलित थे। यह एक जो है गोरखपुर जनपद में आकर के ये सब सम्मिलित थे। दोस्तों अभी जानना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, निषाद वंश का बहुत सारी सामाजिक संगठनें कार्य कर रही है इसको उत्पत्ति के लिए, दोबारा से उस अस्तित्व में लाने के लिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या कि ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात, इस समाज में कोई एकता नहीं है। सब लोग अपने आप के एक बलशाली और शक्तिशाली बनते हैं, और यही हाल पहले भी था। अपने आप को सब लोग बलशाली और शक्तिशाली समझते थे, जो कि आपस में लड़ते रहते थे, और दूसरे जगह से आकर के विदेशी आक्रमणकारी आकर के आज हमारे समाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, और आज तक उन्हीं का कब्जा चल रहा है। और उन लोगों ने क्या किया, इस समाज को मानसिक गुलाम बनाया, इनको धार्मिक प्रतिष्ठानों में डाल दिया गया, और ये धर्म के चक्कर में फंस करके, ये जो है स्वर्ग नरक के चक्कर में फंस करके ये समाज जो बर्बाद हुआ, और आज भी हो रहा है। इस समाज के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने ही समाज के लोगों को धार्मिक प्रतिष्ठानों के तरफ, धर्म के तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धर्म के तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ो लिखो मत, आप अनजान बन के रहो, आप धार्मिक बन के रहो, आप पूजा पाठ करो, और हम नेतागिरी करेंगे। क्या कभी आपने देखा
आपको आपके लिए तमाम फैसिलिटी दिया जाता है, धर्म में फंसाया जाता है, क्या उनके बच्चों को कभी आपने देखा? तो मेरा मानना उनके बच्चों को आप नहीं देखेंगे। जिस पंडाल में आप बैठते हैं, जिस पूजा पाठ जिस धर्म में आप बैठते हैं, उनके बच्चों को आप नहीं देखेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बाद जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उनके बच्चे आज आकर के आपके पंडाल में आपके साथ में पूजा पाठ करें, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वो लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, और विदेशों में क्या होता है, वहाँ धर्म की बात नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ केवल ज्ञान और विज्ञान की बात पढ़ाई जाती है। और वो लोग ज्ञान विज्ञान पढ़ करके वो आते हैं, फिर आपको उन्हीं की पीढ़ी, उन्हीं के जो कि लड़के बच्चे फिर आपको धर्म में फंसा करके और अपने बच्चों को विदेश पढ़ा करके, अपने बच्चों को धर्म और ज्ञान विज्ञान पढ़ा करके फिर आपके ऊपर सत्ता के ऊपर हासिल हो जाते हैं, आपको भरमा करके किसी न किसी तरीके का वोट ले करके, और आपसे वो लोग निकल के बाहर और आपके ऊपर शासन करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को, अगर कोई बच्चा सुन रहा है, कोई बुजुर्ग सुन रहा है, तो ये सोचिए, कोई बुजुर्ग सुना तो अपने बच्चे को धर्म की पद्धति में न डालकर, पूजा की पद्धति में न डाल करके वह ज्ञान और विज्ञान की पद्धति में डाले, क्योंकि अगर किसी का विकास होगा तो ज्ञान और विज्ञान से होगा, और वरना उसका विकास होने वाला नहीं है। आज सोचिए, इतना उस पूजा में दम होता है, इतना वो चीज में दम होता है, तो बड़े बड़े पुजारी जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको भी ज्ञान और विज्ञान, उनको भी विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। और जब उनको भी विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, इससे ये सिद्ध होता है कि उनको खुद को उस भगवान पर भरोसा नहीं है, और वह जो है विज्ञान की शरण में जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पर मंदिर से छत्र चुरा लिया गया, मुकुट चुरा लिया गया, गोलक चुरा लिया गया, लेकिन वो बैठे देवी देवता वो देखता रहा। तो दोस्तों, मेरा किसी धर्म के ऊपर कोई प्रहार करने की हम मंशा में नहीं है। हम इस मंशा में है कि आप लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ले चल करके और आपको अवगत कराया जाए। और जब इन सब सच्चाइयों के रास्ते चलकर आप अवगत हो जाएंगे, तो दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपका शोषण करे और आपके ऊपर शासन करे। आप खुद एक शासन वाला बनेंगे, आप एक विचार वाला बनेंगे, ये अलग की बात है। सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते, सब लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, सब लोग अधिकारी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विज्ञान है, कड़ा परिश्रम है, शिक्षा के प्रति है, तो आप जो है शोषण से बच सकते हैं। आप जो शोषण से बच सकते हैं, कोई भी कार्य करेंगे तो ज्ञान और विज्ञान के पद्धति पर करेंगे, और आपका आने वाला कल एक बहुत बड़ा विकास होगा, आपके परिवार का एक बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, आपको एक नई दिशा मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर है इसको पहली बार है इसको सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारी मिलता रहे। अगर आपको सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए, और आपको कौन सी वीडियो देखना है, कैसा वीडियो देखना है, समाज के बारे में देखना है, ज्ञान विज्ञान के बारे में देखना है, आम पब्लिक की प्रगति के बारे में देखना है, वो सब आप लोगों के अनुसार अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यही इतना ही। दोस्तों, धन्यवाद।